नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में प्रीति रघुनंदन और रवि मिश्रा भी मौजूद है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 22 घंटे बाद चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है। 6 से 7 चरणों में मतदान हो सकते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल में 6 से 7 चरण हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़े राज्यों में 6 से 7 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में वोटिंग संभव बताई जा रही है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और दूसरे कई ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें एक ही चरण में वोटिंग हो सकती है। 17 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है और मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे भी आ सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख का कल ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान करेगा। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इसमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने आज पदभार संभाला है। इसके बाद आयोग के 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग कई मुद्दों पर सख्त रहेगा, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की हेट स्पीच शामिल है। आचार संहिता के उल्लंघन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लचर रवैये पर भी सख्ती रहेगी। चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उल्लंघन करने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। भ्रामक, फर्जी और गलत खबरों के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया डीप फेक पर भी नजर रहेगी। साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। इस बार भी 6 से 7 चरणों में वोटिंग हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील और बड़े राज्यों में 6 से 7 चरणों में वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में 4थे या 5वें चरण में वोटिंग हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। 17 से 20 अप्रैल के आसपास पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है। राज्यों की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय जलवायु, स्थानीय पर्व, त्योहारों को ध्यान में रखकर ही मतदान की तारीखों का निर्धारण किया जाएगा। 8 मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम और उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। और वाराणसी के लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सुनिए काशी के लोगों की जुबान। ऊपर ही निकल जाती हैं। अभी इस बार भी क्या कहते हैं, मोदी जी ही आएंगे तीसरी बार लोकसभा चुनाव में और यहाँ से बनारस से वह पूर्ण बहुमत से विजय होंगे। हम लोग तो मोदी को ही देते हैं वोट, मोदी के नाम से ही देते हैं कि बहुत सारे वर्क किए हैं यहाँ पे। जो रह गया है काम उसको पूरा करें और ऐसे ही ज्ञानवापी पूरा हो जाए और बहुत इससे अच्छा क्या चाहिए हम लोगों को। बनारस का विकास हुआ है यहाँ पर, मतलब सड़क वगैरह भी बन गई है और जो है रिंग रोड का भी विकास हुआ है। हम लोग का मुद्दा सही है, जो कर रहे हैं हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो विकास हो रहा है हम लोग का साथ दे रहे हैं, मोदी जी साथ दे रहे हैं, विकास हो रहा है। मेन मुद्दे इन लोगों कोई संज्ञान नहीं लिया, मोदी जी ही संज्ञान लिया। योगी जी रोजगार को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, सारे मतलब रोड को कम्प्लीटली बनाया है उसने। अब अपने हिसाब से मोदी ही है सब कुछ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह मोदी जी के साथ। जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर उनके साथ हर समय सुख दुख में शामिल होकर के काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन में पैठ बना चुकी हैं।
आम जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रतिशत में इजाफा किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात ये हैं, हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। आप देखें, अगर आंकड़ा आप जुटाएंगे, मोदी का परिवार जो अपना सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, सब लोग मानते हैं कि मोदी जी हमारे परिवार के अभिभावक हैं। कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ बाकी भी रह गया है? जो पूरा एजेंडा था, जो घोषणा पत्र था, पूरी तैयारी है। हम अपने संकल्प पत्र को जनता के बीच में जाकर बना रहे हैं। सुझाव पेटिकाएं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, चौराहों पर रखी जा रही हैं। वहां से जो सुझाव प्राप्त होंगे उस आधार पर हम संकल्प पत्र जनता के बीच में लेकर के आएंगे। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। शाम 6:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी ने अपने मंत्रियों की लिस्ट सौंपी है। जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं और पिछली सरकार के 8 मंत्रियों को फिर मौका मिल सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पंकज आकर रुक कर लेते हैं। पंकज, सीधे रुक कर लेते हैं। इन डिटेल्स का जो आ रही है वो है जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी एक अपडेशन है कि पिछली सरकार के जो 8 मंत्री हैं उन्हें फिर से मौका मिलेगा। नामों का खुलासा हो रहा है क्या? तो सभी नामों का खुलासा हो गया है और जेडीयू कोटे से अगर हम देखें तो सिर्फ संजय झा जो पहले जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे वो जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, तो उनकी जगह जो बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष थे महेश्वर हजारी, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही। तो जेडीयू कोटे से जो 9 मंत्री हैं उनमें से सिर्फ एक बदलाव किया गया है। हाँ, बीजेपी ने कई नए चेहरे दिए हैं। 12 मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उसमें से कुछ पुराने चेहरे हैं, जैसे मंगल पांडे हो गए और नितिन नवीन हो गए, और कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। और सबसे खास बात ये अगर देखिए बीजेपी की लिस्ट में, तो 12 में से 5 एमएलसी हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य हैं, और बाकी विधायक हैं। अगर आप जेडीयू की तरफ से देखें तो 4 यानी 9 में से 4 जो हैं एससी समुदाय के यानी दलित समाज के हैं। तो जेडीयू अपने तरीके से सामाजिक समीकरण के हिसाब से उसने मंत्रियों के चेहरे दिए हैं और बीजेपी ने अपने हिसाब से, और 6 सीटें अभी भी खाली रखी गई हैं, क्योंकि बिहार मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 6 वैकेंट सीटें रखी गई हैं आगे के लिए, और ये सभी 6 के 6 जो है बीजेपी कोटे के हैं। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। सब तो बिहार में बीजेपी कोटे से 12 विधायक मंत्री बनेंगे। मंगल पांडे, नीरज, बबलू, नीतीश मिश्रा ले सकते हैं शपथ। 6 सवर्ण विधायकों को मिल सकता है मौका। 3 दलित अति पिछड़ा विधायक ले सकते हैं शपथ। 3 कुशवाहा वैश्य विधायक बन सकते हैं मंत्री। और देखिए, बिहार में जेडीयू कोटे से जो मंत्री है उनकी बात करें तो महेश्वर हजारी विधायक कल्याणपुर, वो जेडीयू के कोटे से हैं। अशोक चौधरी, देखिए अभी ये जानकारी आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पारस पासवान का साफ कहना है कि न्याय होना चाहिए, हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी और एलजेपी के बीच जो गठबंधन हुआ उसको लेकर नाराजगी जरूर है। पशुपति पारस के बयानों में अभी एनडीए के साथ बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो गठबंधन हुआ है उससे खुश नजर नहीं आ रहे। वो सम्मान नहीं मिला तो फैसला लेने के लिए हम आजाद हैं, पारस का कहना है। न्याय होना चाहिए, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि हाजीपुर से चिराग पासवान के गुट को टिकट देने का फैसला लिया गया है। विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। 3 सांसद हैं अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संसद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
सुमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। सुमंत, पशुपति पारस क्या अब रास्ते अलग करने के संकेत दे रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो सीटों को लेकर समझौता हुआ है वो तो बहुत ही स्पष्ट है कि हाजीपुर से चिराग पासवान के ही गुट के लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए रवि, अलग होने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए में सीट बंटवारे की खबर आई और जिस तरीके से कल चिराग पासवान ने कहा कि जो समझौता हो गया है बीजेपी से, उसके बाद कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने अब गेंद बीजेपी के कोर्ट में डाल दी है और साफ तौर से कहा है कि आधिकारिक सूची का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही है उस खबरों से साफ है कि कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है उससे वो नाराज है। 2-3 बातें उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी। देखिए, सबसे बड़ा पेच हाजीपुर सीट को लेकर था, जहां से अभी पशुपति पारस सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब लेकिन ये ऐलान कर दिए हैं कि अगर आधिकारिक सूची में नाम नहीं आता है तब भी मैं हाजीपुर से और जो बाकी 2 और सांसद हैं, नवादा से चंदन सिंह और समस्तीपुर से प्रिंस पासवान, तो कहे कि हमारे तीनों सांसद चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर भी बढ़ा दिया और बॉल जो है वो बीजेपी के कोर्ट में डाल दिया। और तीसरी बात जो उन्होंने एक अहम कही रवि, वो ये दलित की पार्टी है और जिस तरह से चीजें हो रही है वो न्याय नहीं हो रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या जो आधिकारिक सूची आती है उसमें क्या इनको तरजीह दी जाती है या नहीं। इन्होंने ये साफ कर दिया कि जैसे ही आधिकारिक सूची जारी होगी उसके बाद अगर तरजीह नहीं मिलती है तो हम अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। एक और अहम बात रवि, उन्होंने फिलहाल किसी भी और दल यानी आरजेडी जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। किसी और दल के साथ जाने का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी की फाइनल लिस्ट आने का इंतजार पशुपति पारस जरूर करें। पीएम मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर, प्रधानमंत्री मोदी का हैदराबाद में रोड शो भी होगा। शाम को पीएम मोदी का रोड शो 1 घंटे का होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण भारत के तहत आज शाम तेलंगाना दौरे पर होंगे। शाम प्रधानमंत्री का हैदराबाद में रोड शो होगा। पीएम मोदी का रोड शो मिर्जागुड़ा से शुरू होकर मल्लिकार्जुगिरी तक जाएगा। कार्यक्रम 1 घंटे का होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का दक्षिण की करीब 129 लोकसभा सीटों पर फोकस है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना विधानसभा के 2018 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत लगभग दुगुना कर लिया है। 2018 में बीजेपी का मत प्रतिशत 7% था, जो इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 13.88% हो गया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं। मिशन दक्षिण को साधने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर देखें तो पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले 5 मार्च को हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर संगारेड्डी में 7,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु में वो बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस बार विपक्ष का घमंड तोड़कर रख देगा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। वहीं कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने कहा कि सड़क, पुल और रेल की परियोजनाओं को कांग्रेस और डीएमके की सरकारों ने लटकाए रखा, लेकिन बीजेपी ने लोगों के सपने को पूरा किया। 20 साल पहले अटल जी ने नॉर्थ साउथ
कॉरिडोर की नींव रखी थी। इस कॉरिडोर के कन्याकुमारी नारिकुलम ब्रिज का काम इन लोगों ने इतने वर्षों तक लटका कर रखा। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने उसे पूरा किया। कन्याकुमारी के लोग मार्तंडम और पार्वतीपुरम फ्लाईओवर के लिए भी वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन डीएमके और कांग्रेस के लोगों ने एक बार भी नहीं सुना। जब बीजेपी केंद्र में आई तब ये काम भी पूरा किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर बताने को कहा है। सोमवार तक एसबीआई जवाब दे, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। जमा डेटा कल शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर के खुलासे के आदेश दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर दाखिल चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में आज सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड नंबर बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देते हुए कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 कैश करवाए गए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करवाई थी। एसबीआई के डेटा को कल चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर दाखिल चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में आज सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड नंबर बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देते हुए कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 कैश करवाए गए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करवाई थी। एसबीआई के डेटा को कल चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। याचिका में देश के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दायर याचिका में कहा गया कि ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। आपको लगता है कि ईवीएम है? कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। पंजाब में कांग्रेस को लगातार उनके नेता झटके दे रहे हैं। विधायक राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
कांग्रेस के मौजूदा एमएलए राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजकुमार विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता भी हैं। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आज खुशी का दिन है कि कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर चब्बेवाल आप में शामिल हुए हैं। खबर है कि आम आदमी पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। आम आदमी पार्टी होशियारपुर से राजकुमार को लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। राजकुमार चब्बेवाल बड़े बेबाक नेता हैं। इन्होंने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपके कामों से प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए। जब आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है एज ए लीडर, तो मॉरल वैल्यूज भी तो कुछ होती हैं, तो उन मॉरल वैल्यूज के तहत वो मैंने रिजाइन किया है। हमने वहाँ पे क्वेश्चन रेज किए और विरोधी धਿਰ में होते हुए भी वो काम हमने करवाए। इससे पहले पटियाला से सांसद परनीत कौर और बस्सी पठाना के पूर्व कांग्रेस विधायक गुरप्रीत जीपी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी नेता हमारे साथ आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच 2024 के लिए कांग्रेस का एक बड़ा नारा जानकारी सोर्सेज से मिल रही है कि हालात बदलेगा, हाथ बदलेगा हालात, ये स्लोगन हो सकता है कांग्रेस पार्टी का 2024 लोकसभा चुनावों के लिए। और लगातार पार्टियां सारी लगी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये स्लोगन अब सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि हाथ बदलेगा हालात स्लोगन को लेकर पार्टी उतरेगी लोकसभा चुनाव में। और 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट में यह सुनवाई कानून पर रोक संबंधी याचिकाओं पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। 19 मार्च को मामले की सुनवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को सीए लागू कर दिया है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बिना गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर खुशी जाहिर की है। Against the CAA, I had filed a petition 2019 before the Honorable Supreme Court, and the central government was sleeping on this issue for the last 4 years. Now, because of the election, they had promulgated the rules. That is why I myself and others gone to the Supreme Court to get a stay on this issue. इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने सीएए पर कांग्रेस के विरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी गुरुवार को शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था। सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आज बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और केजरीवाल की शिकायत की। देश में संशोधित नागरिकता कानून लागू होने के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिसंबर 2019 में ही संसद से पास हो चुके कानून को केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने वाले इस कानून को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया था। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर केजरीवाल को हिंदू और सिख विरोधी करार दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है वो निंदनीय है और इसकी हमने शिकायत की है। हम सिखों को, हिंदुओं को बलात्कारी बताया जा रहा है। हमें रिफ्यूजियों को ये कहा जा रहा है कि अगर ये दिल्ली में रहेंगे तो दंगे फसाद करेंगे, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि तुम्हारा लोगों की नौकरियाँ छीन लेंगे। ये जो सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने का अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, हमने ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाए हैं। ममता बनर्जी को झटके से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बड़ा झटका उन्हें लगा है। 2 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, कार्यकर्ताओं को हिंसा से बचाने के लिए कुछ समय के लिए पार्टी से अलग हुआ। लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी, और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी, और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा
कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहाँ है, उसको कोई मतलब नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कल ममता बनर्जी को हादसे में माथे पर चोट लगी। ममता बनर्जी के सिर और नाक पर चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनके सिर में 3 टांके आए हैं। SSKM हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर माणिमोय बंदोपाध्याय ने इसकी जानकारी दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सीएम आवास पर एक अतिरिक्त मेडिकल टीम क्यों नहीं थी? उन्हें आनन फानन में SSKM हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? हादसे के तुरंत बाद ममता की कुछ तस्वीरें सामने आई। ममता की फोटो खींचने को लेकर भी सवाल उठे। आखिर उस नाजुक दौर में ममता की फोटो किसने खींची? किसी ने उन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल तो ये भी है कि क्या सीएम के कमरे में पहले से कोई मौजूद था, जबकि उनके पास Z+ सुरक्षा है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में लापरवाही हुई? मामला इसलिए और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि इससे पहले 2 अलग-अलग मामलों में सीएम आवास में 2 लोग बंदूक और रॉड के साथ छिपे पाए गए थे। फिलहाल पुलिस टीम फिंगरप्रिंट और CCTV फुटेज जुटाकर मामले की जांच में जुटी है। ममता बनर्जी की चोट पर SSKM अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर माणिमोय बंदोपाध्याय ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। of West Bengal, Mamata Banerjee reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion, had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine, and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler, and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीहोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास के पन्नों में सिकंदर और अकबर महान नहीं होगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कहा कि अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने 70 साल तक वही पुराना गुलामी का इतिहास देश को परोसा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम बच्चों को महाराणा प्रताप महान पढ़ाएंगे। इतिहास के पन्नों पर आक्रमणकारी महान नहीं लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों पर लुटेरा महान नहीं लिखा जाएगा। अब इतिहास के पन्नों पे तो महाराणा प्रताप ही महान लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने पर तो इंद्रमत से महान लिखा जाएगा। इंद्रमत इतिहास के पन्ने पे तो चंद्रगुप्त ही महान लिखा जाएगा। अब सिकंदर महान नहीं होगा, अब अकबर महान नहीं होगा। इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने शिक्षा के स्तर को बदलने का काम किया है। अब इतिहास भी बदलेंगे, भारत के गौरवशाली इतिहास को लिखने जा रहे हैं। इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश के सीहोर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह अंतिम विदेश दौरा होगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूटान आने का निमंत्रण दिया। सूत्रों के अनुसार मोदी अगले हफ्ते 22 मार्च को भूटान जाएंगे। मोदी ने यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा है कि अपने मौजूदा कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर अपने मित्र और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मिलकर खुशी हुई। हमारी अनूठी और विशेष साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा हुई। मैं अगले सप्ताह भूटान की यात्रा के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए भूटान नरेश और भूटानी प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। वो 18 मार्च तक भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। तोब्गे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा इस मामले में भी अहम है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी।
अयोध्या और काशी के बाद अब आगरा के जामा मस्जिद के जीपीआर सर्वे की मांग मान ली गई है। एएसआई को कोर्ट ने टीम बनाने का निर्देश दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर की मूर्तियां दबाकर रखी गई हैं। मामले को लेकर अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 29 मार्च को जीपीआर वैज्ञानिक सर्वे पर सुनवाई के लिए तारीख दी है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की सीढ़ियों में मूर्तियों के दबे होने का जिक्र औरंगजेब के शासनकाल में लिखी मासिर ए आलमगिरी पुस्तक के 13वें अध्याय में किया गया है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कहा कि आज तक जामा मस्जिद का कोई भी वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हमको आगे संभावना है, पूरी आशा है कि निश्चित रूप से सर्वे होने के पश्चात ये तथ्य निकल के आ जाएंगे कि भगवान जो कृष्ण के जो विग्रह हैं वो यहाँ पर हैं। जो जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ किस पत्थर या किन पदार्थों से बनी हैं, उनकी मूल प्रकृति क्या है, इसका भी निर्धारण करके इसकी एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाए। कौन सी तारीख है? अगली तारीख 29 मार्च है सुनवाई। मुंबई में कांग्रेस की रैली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रैली में विपक्ष के बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्र बता रहे हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश शामिल होंगे। तेजस्वी यादव, तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने लेकिन न्योते का जवाब नहीं दिया अभी तक। और कौशाम्बी में पर्चा लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी अरुण सिंह ने सरेंडर कर दिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस भर्ती पर्चा लीक के मामले में सरगना का सरेंडर। मुख्य आरोपी अरुण सिंह ने यूपी एसटीएफ के सामने सरेंडर किया। यूपी पुलिस पर्चा लीक मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। अरुण की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी अरुण की गिरफ्तारी के बाद पर्चा लीक के मामले में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि लगातार कौशाम्बी पुलिस के दबाव के बाद यूपी एसटीएफ के सामने उसने सरेंडर किया। यूपी एसटीएफ ने उसे मंझनपुर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। इससे पहले हरियाणा से गिरफ्तार महेंद्र शर्मा के खिलाफ मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे पेपर परीक्षा से 2 दिन पहले मिल गए थे। महेंद्र पूर्व में मेरठ से गिरफ्तार हो चुके आरोपियों के संपर्क में था। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित की गई। 18 फरवरी की दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। उसके बाद यूपी के सीएम योगी ने परीक्षा को निरस्त किया। यूपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा देने जा रहे 200 अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड का हजारीबाग एक बार फिर सुर्खियों में है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा देने के लिए बिहार जा रहे अभ्यर्थियों के पास से प्रश्न पत्र बरामद किया गया है। हजारीबाग पुलिस ने परीक्षा के लिए बिहार जा रहे 200 से ज्यादा अधिक अभ्यर्थियों को पेलावल थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में रोक लिया है। सभी अभ्यर्थी अलग अलग बस से रवाना हुए। किसी अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन नहीं है। अभ्यर्थियों के पास से प्रश्न पत्र बरामद हुआ। परीक्षा में आए प्रश्न से मिलान की तैयारी। अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को हजारीबाग लाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था और पिछले 2 दिनों में पढ़ाया जा रहा था। सूचना के अधिकार पर हजारीबाग पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 2 गाड़ियों को रोका। कुछ गाड़ियों को नगवा टोल प्लाजा के पास रोका गया। सुरक्षा को लेकर होटल के बाहर वज्र वाहन के साथ अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। किसी को भी होटल में जाने की अनुमति नहीं है। हजारीबाग एसपी के मुताबिक अभ्यर्थियों के पास से बरामद प्रश्न पत्र को लेकर बिहार पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कुरान है। ये कुरान 10 फीट 5 इंच लंबी और 7 फीट 6 इंच चौड़ी है। 2.5 क्विंटल वजनी है। कुरान के पन्ने को पलटने के लिए 2 से 3 लोगों को जुटना पड़ता है। अब मिलिए कुरान बनाने वाले टोंक जिले के मौलाना जमील अहमद से। उनका दावा है कि दुनिया में ऐसी कुरान कहीं नहीं है। हमने वतन की मोहब्बत में इस काम को अंजाम दिया है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन हो। कैलीग्राफी की दुनिया में, कुरान शरीफ के बड़े साइज होने की दुनिया में। इसकी खासियत के बारे में बताया जाता है कि कुरान के हर पेज पर 41 लाइनें हैं। जिल्द पर चांदी के कोने और गोल्डन प्लेट लगी हुई है।
खोलने और बंद करने के लिए पीतल के कब्जों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 32 औराक हैं, 64 पेज हैं, हर पेज पर 41 लाइनें हैं। दावा किया जा रहा है कि ये हाथ से लिखी हुई दुनिया की सबसे बड़ी और भारी कुरान है। इसका डिजाइन कंप्यूटर से नहीं बल्कि हाथ से किया गया है। कागज भी हैंडमेड है जो सांगानेर में बने हैं। इसे लिखने वाले टोंक के ही गुलाम अहमद हैं।